नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 4:30 बज रहे हैं। मैं हूं स्नेहलता आपके साथ। सबसे पहले 4:30 बजे की जो 4 बड़ी खबरें हैं वो हम आपको बताएं। देखिए, 4:30 बजे की 4 बड़ी खबरों में सबसे पहली बड़ी खबर है बीजेपी का अयोध्या प्लान, सरकार आएंगे प्रभु के द्वार। दूसरी बड़ी खबर है कल प्रधानमंत्री फिर यूपी आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मायने क्या है, डिटेल्स क्या है, आपके सामने होंगी। तीसरी बड़ी खबर है महाराष्ट्र से बंगाल ईडी क्या कर रही है, क्या क्या चीजें खंगाल रही है और उसका कनेक्शन क्या है, उसकी डिटेल्स भी हैं, ये भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। चौथी बड़ी खबर है चाहिए मराठा आरक्षण, मनोज जारंगे का रण। जिस तरीके की पदयात्रा उन्होंने चलाई है और वो पदयात्रा कहां तक पहुंची है, कहां तक पहुंचने के लिए किस तरीके से एक एक पल बीत रहा है, किस तरीके की मांग है, वो सारी चीजें आपके सामने होंगी। फिलहाल आपको ग्राउंड पर लिए चलेंगे। मनोज्ञा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं जो जानकारी देंगी, बताएंगी कि किस तरीके से अयोध्या से निकला बीजेपी का प्लान और अब प्रधानमंत्री यूपी में आने वाले हैं। ये तमाम चीजें डिटेल्स ग्राउंड से जो आएंगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है वो भी हम बताते चले। बड़ी खबर मिल रही है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद तस्वीरें बदली हैं, अब इन्हीं बदलती तस्वीरों के बीच केंद्र ने राम मंदिर दर्शन का प्लान बना लिया है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को दर्शन करना है, वो आएंगे और उनकी प्लानिंग की खबर मिल रही है। सीएम के साथ जो भी नीति नियंता है वो भी मौजूद रहेंगे। केंद्र ने यह प्लान बनाया है राम मंदिर दर्शन का। जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है वो राम मंदिर दर्शन करेगी पूरे लाव लश्कर के साथ। सीएम के साथ कैबिनेट के मंत्री भी आएंगे और वो दर्शन करेंगे, राम का आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। कब कौन कौन आएगा, किसका किसका नाम सामने आया है, उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखे। जो बीजेपी का प्लान है वो कुछ इस तरीके से है। डेट तय कर दी गई है 31 फरवरी को त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा और उनके कैबिनेट के मंत्री, जनवरी, माफ कीजिएगा ये जनवरी है, इसी तारीख को इनको आना है। दूसरा तारीख है 1 फरवरी की। यूपी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके कैबिनेट के मंत्री जाकर के राम मंदिर के दर्शन और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। 2 फरवरी की तारीख उत्तराखंड के लिए अहम रहेगी। तस्वीरें अयोध्या से आएंगी जब पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट मंत्रियों के साथ जाएंगे, रामलला के द्वार पर शीश नवाएंगे। और उसके बाद अगली तारीख आती है 5 फरवरी की। महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे अपने कैबिनेट के साथ आएंगे। 6 फरवरी की तारीख जल्दी से देख लीजिए, पेमा खांडू आने वाली हैं और इनके साथ कैबिनेट मंत्री। और इसके बाद 9 फरवरी की तारीख हरियाणा मनोहर लाल खट्टर, उनके कैबिनेट मंत्री। 12 फरवरी की तारीख राजस्थान भजन लाल शर्मा, उनके कैबिनेट मंत्रियों के लिए है। 15 तारीख भी तय कर दी है, गोवा से प्रमोद सावंत और कैबिनेट मंत्रियों का आना होगा अयोध्या। ये तस्वीरें हमारे आपके सामने आ जाएंगी। 22 फरवरी, 24 फरवरी, 4 मार्च असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इन राज्यों से आने वाले हैं मुख्यमंत्री। हम सीधा लिए चलते हैं मनोज्ञा के पास। मनोज्ञा, 5-5 लाख तो दर्शनार्थी आ ही रहे हैं। ये तारीख आई है जहां सीएम पूरे लाव लश्कर के साथ आने वाले हैं। देखिए, चुनाव का साल है और राम मंदिर का उद्घाटन है, तो इसका पूरा फायदा बीजेपी उठाना चाहती है और बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सबको लेकर आएगी। और ये लाव लश्कर नहीं है, बल्कि एक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कह सकते हैं, कार्यकर्ताओं का मिलन कह सकते हैं। और उसके साथ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का तरीका कि जो हमने पिछले कई चुनाव में कहा था वो कर दिखाया है। और इसी के साथ जनता के पास जाने की कवायद भी होगी। पहली बात कि अभी अगले हफ्ते जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो आएंगे। 29 तारीख के आसपास की डेट है। पहले उन्हें 24 तारीख को आना था, लेकिन तारीख बदल दी गई क्योंकि जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, भक्त और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए वीवीआईपी मूवमेंट बहुत ही कंट्रोल रखा जाएगा। और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में न सिर्फ सारे राज्य के मुख्यमंत्री, बल्कि जिन राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है वहां के नेता भी आएंगे और कई केंद्रीय मंत्री भी। उनकी डेट तारीख फिक्स कर दी जाएगी और उसी हिसाब से उन्हें अपने इलाके के लोगों को लेकर आना होगा। और फिर इस राम मंदिर के साथ जैसे अक्षत घर घर बांटा गया है, वैसे ही यहाँ से प्रसाद ले जाकर सबको दिया जाएगा। और आने वाले दिनों में चुनावी रणनीति की बिसात इसी पर तय की जाएगी। बिल्कुल मनोज्ञा, लाव लश्कर इसलिए है कि आते और चुपचाप से दर्शन करके जाते, लेकिन हम आप पूरा शेड्यूल जान रहे हैं, दर्शक भी जान रहे हैं और वैसी तस्वीरें आएंगी। बदलती तस्वीरों के साथ हर एक चीज
कहानी बयां करेगी। देखिए दिल्ली का रास्ता अवध से ही होके जा रहा है। चलिए इसी बीच बड़ी खबर क्या है हम दर्शकों को बताते चले। अयोध्या में दर्शन को लेकर के सीएम योगी का बयान, हर राम भक्त को दर्शन कराना हमारा कर्तव्य है। अयोध्या आने से पहले श्रद्धालुओं जानकारी दे दे, एक हफ्ते पहले स्थानीय प्रशासन को जानकारी दे, ट्रस्ट या राज्य सरकार को भी बता सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से दिनों दिन तमाम श्रद्धालुओं का अयोध्या आना है, इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अयोध्या धाम में हर राम भक्त आए, सुगमता पूर्वक दर्शन करके जाएं, ये हमारा कर्तव्य है। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से आना है उसके प्रोसेस को फॉलो करना होगा। ये ट्वीट करने की जरूरत क्यों पड़ी मनोज्ञा? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस तरह से हमने कल पिछले 24 घंटे की तस्वीरें देखी हैं अयोध्या में, वो चिंताजनक थी शुरुआती दौर में, लेकिन पुलिस ने पूरी कवायद के साथ उसे संभाला। कई अतिरिक्त बटालियंस और फोर्सेस और कंपनीज डिप्लॉय की गई। उसको अगर मैं कहूँ कि न सिर्फ एसडीआरएफ या फिर एसएसबी या फिर एनडीआरएफ या फिर यहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय की गई, बल्कि एटीएस वगैरह भी लगातार तैनात रहती हैं। और कल खुद गर्भगृह में चंपत राय के साथ नृपेंद्र मिश्रा, उनके साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई देर तक बैठक की, जिसके बाद एग्जिट रूट्स बदले गए, जिसके बाद जिगजैग फॉर्मेट को फॉलो किया जा रहा है। और अब ये जो रास्ते हैं ये कई जगह से बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर अब गाड़ियों की आवाजाही नहीं होगी, इसीलिए आप मेरे पीछे गाड़ियों की संख्या नहीं देख रहे, क्योंकि इस रूट पर जाने की परमिशन वाली गाड़ियां ही जा सकती हैं। लेकिन दूसरी बात, अब जो भक्तों की संख्या है वो ऐसे कई भक्त हैं जो 4-10 किलोमीटर कहीं भी आप उन्हें रोक दीजिए वो पैदल चल के आ जाते हैं। इसलिए पैदल चलने वाले भक्तों की संख्या को सबसे पहले प्राथमिकता दी जा रही है। जो अभी चल के आ रहे हैं, जो रास्ते में पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, इन सबको सबसे पहले दर्शन करवाए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ बच्चों को और बच्चों के साथ बुजुर्गों को, इनके लिए अलग कतार बनाई जा रही है, जिससे ये आसानी से जल्दी दर्शन कर सके और इनकी लाइन को जल्दी छोड़ा जाता है, न कि पुरुषों की लाइन को। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात कि मंदिर गेट से लेकर करीब 3 से 5 किलोमीटर तक की तो सामान्य तौर पर डबल लाइन लगती है, जिसे करीब 1 से 3 घंटे के अंदर खत्म करने का प्रयास है प्रशासन का। बिल्कुल मनोज्ञा, केओस ना हो, सारी चीजें मैनेज, हालांकि आसान काम बिल्कुल नहीं है। वीवीआईपी मूवमेंट के साथ पैदल चलने वाले लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए सुरक्षित, इसकी बड़ी चिंता है। इसे लेकर के आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी? ईडी की, जहां शाहजहां का घर खंगाल रही है ईडी। ताला तोड़ा गया है और ईडी की टीम दाखिल हुई है, राशन घोटाले की जांच कर रही है। फरार चल रहे 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला हुआ था, उनका नाम सामने आया और टीम पहुंची थी अपना काम करने के लिए, लेकिन उन्हीं पर हमला। और अब इस पूरे मामले में ईडी की टीम क्या एक्शन लेती है? देखिए पश्चिम बंगाल में अब यह एक्शन सामने आया है कि उनके घर का ताला तोड़ा गया है, चीजें खंगाली जा रही हैं, ईडी अपना काम कर रही है। राशन घोटाले में नाम सामने आया था, यह पूरा मामला 5 जनवरी तब प्रकाश में आया जब ईडी की टीम पर ही हमला हो गया। आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी कृष्णा ठाकुर का और जानकारी लेते हैं कि आज जब ईडी की टीम पहुंची है, किस तरीके की जानकारी निकल करके सामने आई है आज की इस रेड से। देखिए स्नेहलता, पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक ईडी पूरा एक्शन मोड में है। पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। आपने जैसा बताया कि 5 जनवरी को जब शेख शाहजहां के घर पर, जब टीएमसी के जो नेता हैं उनके घर पर जब छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची थी, तो ईडी के टीम पर हमला हुआ था। और फिर 19 दिन बाद आज जब उनके घर पर टीम पहुंची है तो लगातार जो है वो छापेमारी की जा रही है। पुलिस जो एडिशनल फोर्स है वो डिप्लॉय किया गया है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि ये जो पूरी छापेमारी है वो राशन घोटाले मामले को लेकर है, तो तमाम तरीके की जो कवायद है वो शुरू है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी जो है ईडी की एक्शन आज जारी है। ईडी आज महाराष्ट्र में जो है वो एनसीपी शरद पवार गुट के जो विधायक हैं रोहित पवार, उनको लेकर बीते 6 से 7 घंटे से पूछताछ कर रही है। और इस खबर की कृष्णा डिटेल्स हम दर्शकों के सामने रखेंगे। पहले मोटा मोटी ये मामला है क्या, ये भी दर्शकों के सामने हम बताते चले। जहां इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि ईडी के सामने शरद पवार के पोते की पेशी की खबर मिल रही है। रोहित पवार नाम है शरद पवार के पोते का। ईडी ने उनसे पूछताछ की है। एनसीपी शरद गुट के विधायक भी हैं रोहित पवार, आपको बताते चले। बैंक घोटाले को लेकर के ईडी की ओर से ये पूछताछ की जा रही है। ईडी के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी सामने आई है, ये भी आपको बताते चले। माहौल ऐसा है कि ईडी अपना काम कर रही है, एनसीपी कार्यकर्ताओं का अब गुस्सा भी सामने आ रहा है, वो नारेबाजी कर रहे हैं। चलिए अब कृष्णा ठाकुर के पास चलते हैं। जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे थे, सबसे पहले तो ये बताइए कि नारेबाजी को लेकर के माहौल शांत हुआ है? अभी मौजूदा जो स्थिति है वो कैसी है?
देखिए स्नेहलता, पहले मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं दक्षिण मुंबई में एनसीपी दफ्तर के ठीक बाहर, और एनसीपी दफ्तर से महज 50 मीटर की दूरी पर ईडी का दफ्तर है, जहां रोहित पवार से बीते 6 घंटे से पूछताछ कर रही है। ये देखिए कि किस तरीके से यहां पर जो है पुलिस का जमावड़ा अभी भी लगा हुआ है, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सुबह से ही हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है वो रोहित पवार के समर्थक इकट्ठा थे। अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो रोहित पवार के समर्थक थे वो आक्रामक हो गए। ये बैरिकेटिंग जो है वो तोड़ने की कोशिश की गई और ईडी दफ्तर की तरफ पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन उसी बीच सुप्रिया सुले आती हैं, जो पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया बुझाया, उसके बाद तब जाकर कार्यकर्ता जो है वो शांत हुए हैं। अब आपको बताऊं कि ये पूरी जो कवायद है, ये जो पूरी पूछताछ है ईडी की, वो किस मामले में हो रही है। दरअसल बारामती एग्रो कंपनी जो है वो रोहित पवार से जुड़ी हुई कंपनी है, रोहित पवार इसके सीईओ हैं। 19 जनवरी को ईडी की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया था और आज के दिन उन्हें हाजिर करने के लिए कहा गया था। ये जो बारामती एग्रो कंपनी है, रोहित पवार की कंपनी पर यह आरोप लगा है कि 2012-13 के दौरान कन्नड़ शुगर मिल जो है जो दिवालिया घोषित हो चुकी थी, उसकी नीलामी की गई, और उस नीलामी में जो बारामती एग्रो है उसने हिस्सा लिया था, और उस हिस्सेदारी में आरोप यह लगाया जा रहा है बारामती एग्रो पर कि उस नीलामी प्रक्रिया को मैनिपुलेट किया गया। मैनिपुलेट कैसे किया गया? मैनिपुलेट इस तरीके से किया गया कि जो 2 प्रॉक्सी बिडर हैं वो बारामती एग्रो की तरफ से खड़े किए गए। दिखाई दे रही है ईडी का काम और कार्यकर्ताओं का इस वक्त गुस्सा शांत दिखाई दे रहा है, सिचुएशन कंट्रोल दिखाई दे रही है। मनोज जारंगे पाटिल का मुंबई कूच को लेकर के बड़ी खबर मिल रही है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के पदयात्रा तो उनकी चल रही है, लेकिन पदयात्रा पर जो ताजा अपडेट ये है, मुंबई कूच को लेकर के अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, यानी ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन मराठा आरक्षण की मांग को लेकर के पदयात्रा लगातार जारी है। कोई बात नहीं बनी, वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जालना से जिस तरीके से अपने पूरे दल बल के साथ पैदल चल करके आने वाले हैं, और ये तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से तमाम लोग बीच में जुड़ते चले जा रहे हैं। कृष्णा का रुख करेंगे, कृष्णा से जानकारी लेंगे कि इस पदयात्रा को लेकर के कृष्णा आपके पास क्या जानकारी है, कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग उनके साथ चल रहे हैं, और मनोज जारंगे के स्वास्थ्य को लेकर भी हम जानते हैं कि पिछली बार के अन्न त्याग से ही काफी कमजोर रहे हैं। देखिए श्रीलता, ये हम सबको पता है कि मनोज जारंगे पाटिल मराठा आरक्षण को लेकर राज्य में एक चेहरा बन चुके हैं। बीते कई महीनों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार को कई बार उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। जब बात नहीं बनी है तो वो 5 दिन पहले, यानी कि आज मनोज जारंगे पाटिल का पद यात्रा का 5वां दिन है। इस वक्त वो पुणे में है और ये कहा जा रहा है कि कल तक वो जो है वो मुंबई से सटे नवी मुंबई के कलम्बोली इलाके में पहुंचेंगे, जहां पर लाखों की संख्या में जो समर्थक है वो उनका स्वागत करेंगे। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि मनोज जारंगे पाटिल को किसी भी तरीके से समझाया जाए, बातचीत की जाए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो अल्टीमेटम सरकार की तरफ से इनकी तरफ से दिया गया था वो बिल्कुल फेल होते हुए दिखाई दे रहा है। सरकार ये लगातार कह रही है कि पदयात्रा में लोगों को जोड़ते हुए लगातार मुंबई की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उनका कूच करना बना हुआ है। कृष्णा, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।